अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसराइल और फ़लस्तीन की वॉर को स्टार्ट हुए आज पूरे 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और गाज़ा का हाल इस वक्त एक दोज़ख के बराबर हो गया है। 9 अक्टूबर से इसराइल ने गाज़ा पर कंप्लीटली ब्लॉकेज लगाया हुआ है। मतलब ना कोई फूड सप्लाई, मेडिसिन सप्लाई, वाटर, इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटी का भी कट आउट किया हुआ है और बमबारी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वॉर से लेकर अब तक एस्टिमेट देखें तो 11,000 प्लस फ़लस्तीन सिविलियंस मारे जा चुके हैं और कई हजार तो मलबे के नीचे दबे हुए हैं और जो बाकी जिंदा हैं वो हॉस्पिटल्स और स्कूल में शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम 16 अक्टूबर की न्यूज़ पर नज़र डालें, यूएन के मुताबिक यूएन के शेल्टर में पानी ख़त्म होने लगा था। महमूद मतार, गाज़ा में काम करने वाले एक सर्जन ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बताया कि हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं। गाज़ा में काम करने वाले एक और एम्प्लॉय ने बताया कि फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है। 60 पेशेंट डायलिसिस और 35 पेशेंट आईसीयू वेंटिलेशन पर हैं। अगर फ्यूल ख़त्म होता है तो इनका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। 17 अक्टूबर की न्यूज़ में हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया कि गाज़ा का एक ऑन्कोलॉजिकल हॉस्पिटल 48 आवर्स में बंद हो जाएगा और कैंसर पेशेंट बिना किसी हेल्थ केयर की ट्रीटमेंट के रह जाएंगे। गाज़ा एक बहुत छोटा सा एरिया है। अगर हम गाज़ा को यूएस से कंपेयर करें तो यूएस का सिर्फ ट्वाइस साइज है गाज़ा का। इस 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई गाज़ा स्ट्रिप में 2.3 मिलियन लोग रहते हैं। वॉर से पहले भी यहाँ की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। ये लोग इजराइल की परमिशन के बगैर कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे। इस जंग के अंदर मेजॉरिटी यानी कि 60% जो तादाद है वो औरतों और बच्चों की है। नॉर्वे फॉरेन मिनिस्टर और यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो का कहना है कि इस तरीके की ब्लॉकेज तो बिल्कुल ठीक नहीं है। एटलीस्ट खाना और दवाई तो लोगों तक पहुंचे। ये सारी प्रॉब्लम्स में लोग एक बहुत ही इम्पॉसिबल सर्वाइवल कर रहे हैं। ये इम्पॉसिबल सर्वाइवल तो लोग कर ही रहे थे, मगर एक और प्रॉब्लम आ जाती है गाजा के लोगों के ऊपर कि एक दिन उनके ऊपर आसमानों से पैम्फलेट की बरसात आती है इजराइल की तरफ से। उन पैम्फलेट में इजराइल वार्निंग देता है कि जितने भी लोग गाजा के नॉर्थ पर हैं वो फिर नॉर्थ से इवैक्यूएट करके साउथ एरिया में चले। एक तो चारों तरफ वैसे ही बमबारी हो रही है और अचानक से ये खबर आई कि आपको अपना घर छोड़कर जाना है अगर आपको जिंदा रहना है तो। एस्टीमेट के हिसाब से तकरीबन 11 लाख लोग गाजा के नॉर्थ पर रहते हैं। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि 11 लाख लोग वहां पर रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इवैक्यूएट करके साउथ गाजा की तरफ जाएंगे क्या उनका वहां जाना सेफ है? तो जवाब है कि नहीं, क्योंकि साउथ गाजा में जो खान यूनिस है उस पर भी मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स लॉन्च हुई और वहां के लोगों ने भी काफी सफर किया। इसराइल की एयर स्ट्राइक्स ने राफा बॉर्डर को भी काफी डैमेज किया, क्योंकि फलस्तीन के सामने इसराइल के तो दो मुल्क हैं, बराबर में इजिप्ट है और पीछे समंदर है। अब इस हाल में लोग कहाँ भागेंगे? अगर आप अपने आप को सिचुएशन में रखते हैं तो आप बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन इजिप्ट का बॉर्डर ही है, बट इजिप्ट ने राफा बॉर्डर फलस्तीन के लिए नहीं खोला, क्योंकि इजिप्ट का ये कहना है कि फलस्तीनियों के पास अपनी एक सरजमीन है तो वो उसके ऊपर ही रहें। शायद कि ये वॉर बढ़ जाए, क्योंकि इजराइल का जो रिलेशन है वो फलस्तीन के साथ तो ठीक है ही नहीं, इसके अलावा लेबनान के साथ भी सही नहीं है। एक वॉर इजराइल और लेबनान के बीच में भी हो चुकी है साल 2006 में। साल 2006 में होने वाली वॉर जो थी वो 1 महीने तक चली थी। अगर रिसेंट की बात करें तो इजराइल और लेबनान के बीच में रॉकेट फायरिंग देखने को मिली है। 16 अक्टूबर को एंटी टैंक मिसाइल फायर हुआ लेबनान से। I love that. और उसने जाकर नॉर्दर्न इसराइल को हिट किया। इसराइल ने बदले में नॉर्दर्न लेबनान के बॉर्डर को भी इवैक्यूएट करवा दिया। जो मेरी पिछली वीडियो में सवाल था कि इसराइल को
इजराइल को वॉर के बारे में कैसे ना पता चला, वो इस वीडियो में भी सवाल मिस्ट्री है कि गाजा पर इतने सारे रॉकेट की पाइलिंग हो रही थी, कलेक्शन हो रही थी, और इजराइल को कैसे खबर ना हुई, जबकि इजिप्ट ने इजराइल को पहले ही इस वॉर की वार्निंग दे दी थी। और अभी की न्यूज़ की माने तो अमेरिका को भी इस वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने भी इजराइल को वार्न किया था अटैक से एक दिन पहले। यूएस इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट सर्कुलेट की कि हमास की तरफ से एक अनयूजुअल एक्टिविटी नज़र आ रही है, अटैक अब कभी भी हो सकता है। यहाँ पर इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स को अगर हम थोड़ा सा देखें तो इजराइल की पॉलिटिकल हालत बिल्कुल सही नहीं है। जो करंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन पर काफ़ी सारे फ्रॉड के चार्जेस लगे हैं। 3 अलग अलग स्कैंडल में बेंजामिन नेतन्याहू पकड़े जा चुके हैं। इनके ऊपर काफ़ी सारे करप्शन केसेस हैं। अगर ये वॉर नहीं होती तो इनके ऊपर एक प्रॉपर करप्शन ट्रायल भी चलने वाला था, जो कि ट्रायल अभी पेंडिंग है। इन्होंने जुडिशरी के प्रोसेस, सॉरी इफ़ आई हैव प्रोनाउंस्ड रॉन्ग, इन्होंने जुडिशरी के प्रोसेस को भी चेंज करने की कोशिश की, मगर वहाँ के लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, ये प्रोसेस चेंज ना हो सका। मैं आज भी अपनी वीडियो में जाते जाते एंड में यही कहना चाहूँगी कि होप कि इन दो